आदाब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अबू हुरैरा और आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसी वजह से एक बार फिर से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लाइव आपके साथ जुड़ रहे हैं। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ हमारे दो और साथी शौकत अहमद लोन जो कश्मीर से ही हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और इरफान रैना भी कश्मीर से ही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल हम जम्मू कश्मीर की दो सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और तस्वीर नगरोटा की साफ हो चुकी है। नगरोटा में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन बडगाम के चुनाव बहुत दिलचस्प है और हम बात बडगाम की ही करेंगे, क्योंकि अब नगरोटा पे तो चुनाव आ चुके हैं। नगरोटा में अगर अब कुछ जिक्र होगा या बातचीत होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी शर्मनाक जो हार हुई है, बड़ी हार हुई है, उसका हम जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन पहले बडगाम में क्या कुछ चल रहा है, बडगाम में बहुत दिलचस्प मुकाबला है, इसी पर चर्चा करेंगे। शौकत और इरफान, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। मैं शौकत आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, अब 9 या 10 राउंड तकरीबन एक तरह से पूरे हो गए हैं बडगाम में। बडगाम की इस लड़ाई को किस तरह देखा जाए? आपने सुबह देखा होगा कि जब काउंटिंग शुरू हुई थी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड बनाई थी और पहले राउंड में बढ़त बनाई हुई थी। उसके बाद जितने राउंड हुए हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार जो है आगा महमूद, वो पीछे ही एक तरह से चले गए हैं और पीडीपी यहां से बढ़त बनाए हुए है। किस तरह से देख रहे हैं बडगाम के इस चुनाव को? जी हुरैरा, जैसे आपने बताया कि अभी रेगुलरली नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट पीछे ही चल रहे हैं। मुझे लगता है कई सारे फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। एक बड़ा फैक्टर जो है, जिसकी अक्सर पहले दिन से बात हो रही है, कि जो रूहुल्लाह की नाराजगी है, क्योंकि रूहुल्लाह का बेस होल्ड है, वो रूहुल्लाह का घर है, वो रूहुल्लाह वहां से लगातार जीतते आए हैं। ठीक है। और ये भी हमको याद रखना है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठरा हमेशा दहाइयों से वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही जीत हुई है, और आज अगर उनकी हार हो जाती है वहां पे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक तो रूहुल्लाह फैक्टर है कि थोड़ा सा वो नाराज रहे। दूसरा, जो कैंडिडेट मेरे ख्याल से चुनने में बहुत देर लगाई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया। जब तक पीडीपी बहुत, जो आगा मुंतजर ने बहुत मेहनत की, पहले से वो लगे थे, जा रहे थे, वो लोगों के बीच बात कर रहे थे, तो पीडीपी का क्लियर पहले से था कि मुंतजर, आगा मुंतजर ही वहां से लड़ रहे हैं और उनने पहले से ही शायद मेहनत करना स्टार्ट किया। तीसरा, मुझे लग रहा है कि एक स्मार्ट मीटर जो इशू था, फ्री गैस का था, जो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, अब अगर जो बहुत सारी चीजें उसमें ये दे रहे हैं एक्सक्यूजेस, लेकिन एक साल कम भी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है वो सब चीजें भी अभी दिख रही है कि उसका इम्पैक्ट दिख रहा है वोटर पे। तो बिल्कुल ये कुछ बड़े फैक्टर हो सकते हैं जो एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे से जाते हुए दिख रहे हैं। जी जी, अगर आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले भी बडगाम में कई प्रोटेस्टर्स भी हुए, खासतौर पर स्मार्ट मीटर को लेके। जो वहां की फीमेल है वो सड़कों पे आई थी कि स्मार्ट मीटर जो है हमको नहीं चाहिए। पहले जिस तरह से बोला भी गया था जब इलेक्शन नहीं हुए थे, कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस और एनसी रेगुलरली खास तौर पे इसको बड़ा मुद्दा बनाया गया था कि हम इसको जहल में फेंकेंगे। वो ये चीजें जो है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा। और शौकत, ये बहुत दिलचस्प है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंपेन चला रही थी, यहां तक मैनिफेस्टो में भी उसने कहा था कि स्मार्ट मीटर के मुद्दे को हल करेंगे और स्मार्ट मीटर को हम हटाएंगे। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ही कह रहे हैं, आपने उनका बयान भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे तो फिर बिजली सही नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, फ्री बिजली नहीं मिलेगी। तो ये बयान में बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल, हाँ हाँ, वो है। और उसके अलावा जो रूहुल्लाह ने, जी हाँ बिल्कुल शौकत, बात पूरी कर लीजिए। जी जी जी, इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि जो आगा रूहुल्लाह ने एक मसला उठाया था, जिसपे मैं अभी उनकी नाराजगी, कई सारी चीजें हैं, तो 2019 के बाद से ही वो थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। फिर बीच में उनका मनाया गया इलेक्शन, वो लड़े, उनके साथ क्या बात हुई, क्या कंप्रोमाइज हुआ आपस में, किस तरह किन शर्तों पे वो आए, वो अलग चीज है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो अभी है, एक तो रेगुलराइजेशन का है और रिजर्वेशन का है। तो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और खासतौर से आगा रूहुल्लाह ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था। खैर, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। इरफान को भी चर्चा में हम जोड़ लेते हैं। इरफान, किस तरह से आप देख रहे हैं? नगरोटा में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर चली गई। इसके अलावा आप बडगाम में देखिए कि जहां पर शुरू में लीड बनाई थी, वहां पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछड़ रही, बल्कि पीडीपी के खेमे में तो जश्न भी शुरू हो चुका है। हालांकि नतीजे अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन पीडीपी के जो कारकुन है वो जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहा है। देखिए, बेसिक जो मुद्दा था इस वक्त लोगों का, वो जो नीड्स थी उनकी, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक साल की जो ये पूरा कार्यकाल रहा उमर अब्दुल्ला का, इसके अंदर जो उन्होंने वादे किए थे, जैसा शौकत ने कहा कि वहां पे जो एक फैक्टर था
कि स्मार्ट मीटर का फैक्टर था और आगा रूहुल्ला, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था बडगाम के अंदर, क्योंकि काफी चीजें जो थी वो आगा सईद रूहुल्ला ने उठाई थी, जो उमर अब्दुल्ला के और आगा सईद रूहुल्ला के दरमियान जो तनातनी थी, जो रसाकशी चल रही थी, वो आपने भी देखा और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि आगा सईद रूहुल्ला कैंपेन में नहीं उतरे, जिनकी वजह से आगा सईद रूहुल्ला की वजह से उन्होंने काफी सीटें जीती हैं। मैं इससे पहले भी शौकत के साथ में फॉर्मली डिस्कस कर रहा था इस बारे में कि आगा सईद रूहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच में जो तनातनी हुई उसका क्या इस पर इफेक्ट पड़ा, और शौकत ने क्लियरली कहा कि इस इलेक्शन में जो है बीजेपी ने अच्छा किरदार अदा किया नगरोटा के अंदर, और लेकिन पीडीपी ने जो बाजी मारी है, क्योंकि उनका कैंडिडेट भी जो था वो एग्रेसिव कैंडिडेट था, आगा सईद मुंतजर जो अच्छा कैंडिडेट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत टाइम लगा दिया अपना कैंडिडेट चुनने में, और फिर वो उस तरह की कैंपेनिंग भी नहीं कर पाए जिस तरह से उमर अब्दुल्ला कई जगहों पे स्ट्रीट्स में उतरे, उन्होंने कहा जी स्मार्ट मीटर जो है वो हम लगाएंगे, हम रीडिंग के बिना जो है वो लोगों को बिजली कैसे दे पाएंगे, जो फ्लैट रेट्स आएंगी फिर उनको बिजली जो है उनका बिल ज्यादा आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी जो है वो अपने जो मुद्दे हैं, जो अपनी बातों हैं उन पे टिकी रही, कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी में रहे, उन्होंने कैंडिडेट भी अच्छा उतारा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है हुरैरा कि बडगाम जो है वो श्रीनगर सिटी के साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आपको ये जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे कभी श्रीनगर से, जैसे आप कभी बरजला में हैं तो वहां से अगर आप ऊपर की तरफ एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे तो आप सीधा बडगाम वाले जिले में चले जाते हैं, तो ये एकदम से क्लोज है, और आप डिफरेंस कर पाएंगे कि बडगाम में बहुत ज्यादा मतलब तरक्की नहीं हुई है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की नहीं है, वहां पर रोड बिजली पानी का बहुत बड़ा इशू है, जबकि उमर अब्दुल्ला गांदरबल की जगह पे बडगाम की सीट को चूज कर सकते थे, हालांकि बडगाम की सीट पर वो काम भी कर सकते थे, उन्होंने गांदरबल की सीट को चूज किया, उन्होंने सोचा कि चलो जी बडगाम की सीट है, ये तो अपनी सीट है, क्योंकि वो हब रहा है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन वो यहाँ चूक गए कि लोग आजकल की डेट में अवेयर हैं और उनको अपने मुद्दे, अपनी जो उनकी सहूलियात जब तक वो फराहम नहीं की जाएंगी तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, लोग आज अवेयर हो चुके हैं। तो दूसरी बात बिल्कुल जी 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 मुझे लगता है इरफान ने यहाँ एक पॉइंट अच्छा ये रेज किया है कि जो उमर ने उमर अब्दुल्ला ने जो 2 सीटें जीती थी गांदरबल और बडगाम, तो उसके बाद उन्होंने जो बडगाम छोड़ी, उनको ये शायद क्योंकि दहाइयों से जैसे हमने कहा कि वो जीतते आ रहे हैं, तो उनको शायद 100% कॉन्फिडेंस था कि ये सीट अब इजीली जीत जाएगी, रूहुल्ला भी है वहाँ, बड़े लीडर है वहाँ के, अभी बहुत बड़े मार्जिन से पार्लियामेंट की सीट निकाले हैं वो, उसके अलावा रूहुल्ला की वजह से कई सीटों पे एनसी असेंबली इलेक्शन में जीती, तो उनको शायद ये था। लेकिन मुझे लगता है पीडीपी ये कन्वे करने में कामयाब हुई कि जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने मैंडेट की कदर नहीं की, उन्होंने धोखा दिया लोगों को। मुझे लगता है ये कन्वे करने में पीडीपी थोड़ा अच्छे से कामयाब हो गई। दो सीटों पर उमर अब्दुल्ला कंटेस्ट कर रहे थे, दोनों सीट पर जीत कर आए थे, एक सीट तो उनको छोड़नी थी, अगर वो बडगाम नहीं छोड़ते तो गांदरबल में इसी तरह की नाराजगी होती, और कोई भी पार्टी जहां पर अपने उम्मीदवार को 2 जगह से खड़ी करती है वही सीट छोड़ती है जो उसकी मजबूत सीट होती है। गांदरबल के मुकाबले में बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूत सीट थी, और जिस तरह से आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मानकर चल रही थी शौकत, जैसा आपने कहा कि यहां से तो आसानी से हम जीत ही जाएंगे अगर ये सीट छोड़ते, तो इस वजह से ये सीट खाली की थी। खैर, अपनी हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे जो दर्शक और नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए वो इस बाई इलेक्शन को लेकर और जो आज नतीजे आ रहे हैं इसे लेकर अगर कोई सवाल हमारे साथ आप पूछना चाहते हैं तो सवाल हमारे साथ आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आज हमें सवाल कीजिए, आपके तमाम सवालों के जवाब हम यहां पर देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि शौकत और इरफान दोनों कश्मीर से ही आते हैं, तो जो भी आपके सवाल होंगे बाई पोल से मुतालिक, बाई इलेक्शन से मुतालिक और आज के नतीजों से मुतालिक, उस पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। कमेंट में सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शौकत, इसके अलावा आप देखिए कि नगरोटा आप हार गए, यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी क्योंकि जम्मू से ही आते हैं तो उन्होंने डेरा डाला हुआ था। खैर, नगरोटा पर इस वजह से भी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर तस्वीर पहले से साफ थी। हम लोग भी आपस में बात कर रहे थे कि देवेंद्र राणा की शख्सियत यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट माने रखती थी, और उनकी बेटी और कहीं सिंपैथी वोट, ये सारी चीजें इस वजह से एक तरह से यहां पर बीजेपी बड़ी जीत जीती है। लेकिन दूसरी तरफ बडगाम की अगर बात की जाए
तो बडगाम में आप देखिए कि जिस तरह से कई फैक्टर आप लोगों ने गिनाए, लेकिन शिया वोट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था। और आगा मुंतजिर एक बहुत अच्छी और रिलीजियस फैमिली से आते हैं जो पीडीपी के उम्मीदवार हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि पीडीपी ने और आगा मुंतजिर ने बहुत पहले से एक तरह से यहां पर तैयारियां भी शुरू कर दी थी, और इसके अलावा कई और शिया लॉबी जो थी वो भी पीडीपी के साथ खड़ी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी, जैसा कि एक तो ये है कि आगा मुंतजिर और आगा रूहुल्लाह आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो अगर रूहुल्लाह अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा शिया वोट जो है, वोट बैंक जो है वो दिखते तौर पर इनकी तरफ जो है गया होगा। दूसरा ये है कि जो आगा मुंतजिर है वो एक बहुत मतलब रिस्पेक्टेबल जो शिया लीडरशिप है उस खानदान से आती हैं, जो जो रिस्पेक्टेबल शिया खानदान है, जिन्होंने जिनको वहां जैसे आगा जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आगा फैक्टर मुझे लगता है काम क्या है वो रिलीजियस वोट हासिल करने में। अब बिल्कुल इरफान, हमारे एक नाजिर है जो हमें देख रहे हैं, हमारे एक व्यूवर हैं मोहम्मद रफीक। उन्होंने एक सवाल यहां पर उठाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहे बडगाम की बात करें या इसके अलावा नगरोटा की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मौजूदा सरकार को पीएचई और जो डेली वेजर्स का मुद्दा है ये भारी पड़ा है। बिल्कुल, क्या इसे मानते हैं? जायज बात की उन्होंने कि जो पीएचई और डेली वेजेस का जो वादा किया था उन्होंने के रेगुलराइजेशन का, तो एक साल के अंदर कम से कम उनके लिए कुछ न कुछ पॉलिसी लानी चाहिए थी। असेंबली सेशंस हुए, वहां पर बात उठी। हालांकि मीर सैफुल्लाह जो उनके लीडर, उन्होंने भी एक जो प्रस्ताव जो है वहां पर डाला था जिससे कहा कि इस पे कमेटी बनी हुई है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। लेकिन कम से कम उमर अब्दुल्ला सरकार को ये चाहिए था एक बार कि आप कुछ ना कुछ करके दिखाएं लोगों को इन 1 ईयर, क्योंकि वहां पर सिर्फ यही रसाकशी और तनातनी चलती रही कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है, कई चीजें हो रही हैं इस तरह से। तो आपसी जो इंटरनल जो रसाकशी चलती रही, जिसकी वजह से जो लोग हैं ना उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। जो आप वादा करके आए हो, जिस वादे पे आपने वोट ली। दूसरी बात थी स्टेटहुड की, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि स्टेटहुड इतना आसानी से तो आपको मिलेगा नहीं जब तक वहां के हालात सही नहीं हो जाएंगे और मरकज जब तक नहीं चाहेगा, जब तक सेंटर नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एमएचए के अंडर आता है। इस वक्त यूटी है तो आपको सोच समझ के फैसला करना होता है हर स्टेट के लिए। अगर आपने जम्मू कश्मीर को स्टेट देना है तो उसके लिए आपने मरकज ने भी, सेंटर ने भी कोई क्राइटेरिया रखा होगा और ये वादा किया है प्राइम मिनिस्टर। बीजेपी भी इरफान, बीजेपी भी बार बार यही कह रही थी कि उमर अब्दुल्ला 370 और खासतौर से स्टेटहुड के मुद्दे को सामने रखकर बाकी और जो मुद्दों से जहन भटका रहे हैं वो एक साल में उनकी सरकार आवाम के लिए कुछ कर नहीं पाई है, और जब काम का मामला आता है तो वो स्टेटहुड का बहाना लगाते हैं। जी जी जी, यहाँ पे ये चीज है कि उमर अब्दुल्ला अगर स्टेटहुड बार बार कहते रहते हैं, लेकिन एक तबका ये भी मानता है कि स्टेटहुड हासिल करने के लिए उमर अब्दुल्ला ने प्रैक्टिकली उतना नहीं किया। ट्वीट करना या कोई बयान देना यही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक तबका ये भी कहता है कि ठीक है, अगर स्टेटहुड चाहिए, फुल फ्लेज उनको स्टेट चाहिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला ने उस तरह से शायद नहीं कोशिश की है कि जो वो कर सकते थे या उनको करनी चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर है वहां आम आवाम में है जो नाराजगी है। अभी भी टाइम नहीं गया है, क्योंकि ये सीट कोई ऐसी सीट नहीं थी कि इसमें कोई सीएम या कोई इस तरह का अपने को पार्टी में कोई इस तरह से काम करना था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। अगर सरकार में कुछ भी उथल पुथल होती है, कुछ भी हो सकती है, तो उमर अब्दुल्ला को इस बार सोचना चाहिए कि लोगों ने जो है मुझे एक वो लाल घंटी दिखा दी है कि मुझे काम करना है और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, चाहे कोई किसी तरह की भी सर्कमस्टेंसेस रहें। आपको लोग ग्राउंड लेवल पे लोगों के काम करने पड़ेंगे। आपने जो जो वादे किए हैं उनको आपको किसी ना किसी तरह से पूरा करना पड़ेगा। आपने 200 यूनिट का बिजली फ्री कहा था, बाद में वो जो अपना सबसे लोएस्ट लेवल, जो गरीब मैं कह रहा हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए चला गया। तो ये जब उनने ये बात कही थी तो ये इक्वल कही थी कि 200 यूनिट बिजली के फ्री मिलेंगे आपको। तो 200 यूनिट की बात भी वही रही। एक साल पूरा बीत गया, आपके पास 12 महीने थे, 12 महीने में और आप देखिए तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने और या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में या चुनावी जो वादे थे, बहुत से वादे थे। 5-5 मरला जमीन की बात आप कर लें, इसके अलावा आप देखिए स्मार्ट मीटर की आप बात कर लें, फ्री बस सर्विस की आप बात कर लें, गैस सिलेंडर्स की बात कर लें, नौकरियों की बात कर लें, लंबी
लंबी शौकत, एक लंबी फहरिस्त थी जो उमर अब्दुल्ला ने की थी, और एक साल में ये जमीन पर भी दिख रहा है। हम कोई उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जमीन पर भी ये दिख रहा है कि जो वादे किए थे कोई वादा उसमें पूरा नहीं हुआ है। इतना जरूर हुआ कि आपने पहली कैबिनेट में आप आए और डेली वेजर्स का मुद्दा आपने उठाया और एक कमेटी बनाने का आपने वो कमेटी कब तक इस पर अपनी रिपोर्ट देगी, फिर आगे इंप्लीमेंट कब होगा, क्या है, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन हमारे जो व्यूवर्स इस बातचीत को देख रहे हैं, उनका शौकत ये मानना है कि अब इस हार के बाद कहीं ना कहीं आगा रूहुल्लाह का कद एक तरह से बढ़ेगा, और एक जो इंपॉर्टेंस है आगा रूहुल्लाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो भी एक तरह से बढ़ेगी। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी इस इशू को क्या आने वाले दिनों में हल करेगी? जो दूरियां आगा रूहुल्लाह से हैं, क्या उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी? हुरैरा, दो चीजें हैं। पहले तो ये जो हम बोल रहे हैं कि जो दो सीटें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हार भी जाती है तो हुकूमत नहीं गिरेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं गिरेगी। लेकिन एक क्लियर कट मैसेज गया है हुकूमत को कि भाई आपको काम करने पड़ेंगे, आपने जो वादे किए हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से एक वार्निंग है उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए कि आपको लोगों के काम करने पड़ेंगे। दूसरा जो रूहुल्लाह फैक्टर है, मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर पीडीपी बडगाम की सीट जीत जाती है, जैसा कि अभी लग रहा है, जिस तरह से उन्होंने लीड बना रही है रेगुलरली, तो जाहिर सी बात है रूहुल्लाह का कद बढ़ जाएगा। अब वो एक क्लियर मैसेज जाए कि भाई रूहुल्लाह के बगैर यहाँ नहीं जीत पाए वो। ठीक है, उमर अब्दुल्ला ने भी वहां कैंपेन किया। उमर अब्दुल्ला अगर आप देखेंगे तो नगरोटा बहुत कम गए, मेरे ख्याल से शायद एक बार ही गए, और उस दिन भी वहां उनका माइक खराब हो गया, स्पीच भी नहीं दे पाए वो। तो यहाँ वो रेगुलर रहे, कई दिन रहे वो भी, और बाकी मिनिस्टर्स भी रहे, नासिर असलमानी उनके जो खास एडवाइजर है वो भी वहां रहे। तो इतनी कैंपेनिंग के बावजूद भी अगर वो नहीं जीत पाएंगे तो एक जाहिर सी बात है रूहुल्लाह फैक्टर वहां दिखेगा, और लोग ये मानेंगे कि रूहुल्लाह का कद इसके बाद बढ़ गया है, और इनको उनके साथ नाराजगी जो है ना वो खत्म करनी पड़ेगी, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। क्योंकि रूहुल्लाह वैसे भी एक बड़े लीडर, अगर आप पार्लियामेंट सीट जीतते हैं उसमें 17-18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, तो जाहिर सी बात एक फैक्टर तो होता है, एक इंपॉर्टेंस तो होती है। बिल्कुल। इसी मुद्दे को, आगा रूहुल्लाह का जो मुद्दा है इरफान, आप देखिए कि आगा रूहुल्लाह चाहे रिजर्वेशन का स्टूडेंट्स का मामला हो, उसे लेकर उठे, 370 पर उन्होंने बात की, स्टेटहुड पर बात की, और आगा रूहुल्लाह इरफान बार बार ये चीज कहते रहे, जो बात यहां शौकत कह रहे थे कि ये मुद्दे अवामी मुद्दे हैं, ये मैं अपने लिए नहीं उठा रहा हूं, ये अवाम के लिए मुद्दे उठा रहा हूं। और शायद हिंदुस्तान की तारीख में शौकत ऐसा बहुत कम हुआ है जब कोई एमपी या एमएलए अपनी ही सरकार के खिलाफ इस तरह से आवाज उठाए। जाहिर सी बात है कि ऐसे में आवाम का सपोर्ट बहुत एक तरह से उस लीडर के लिए बढ़ जाता है जब वो अवामी मुद्दे उठाता है। तो कुछ ऐसा आगा रूहुल्लाह के लिए भी इरफान यहां पर देखने को मिला है। यानी आगा रूहुल्लाह तो पहले से एक रिलीजियस लीडर थे, अवामी लीडर थे, लेकिन इन मुद्दों को अपनी ही सरकार के खिलाफ होते हुए उन्होंने उठाया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी मकबूलियत और ज्यादा बढ़ गई। जी बिल्कुल हुरैरा, बडगाम के अंदर ही नहीं, आगा सईद रूहुल्लाह जो है वो एक रिलीजियस लीडर है, और उनका काफी ऊंचा मर्तबा है, और वो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं। और वो एक ऐसा बड़ा फैक्टर है, जब कैंपेन शुरू हुई तो आगा सईद रूहुल्लाह ने जब मना कर दिया कि मैं तशहीरी मुहिम में नहीं हिस्सा लूंगा, वो तब हुआ जब उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आने लगे। जब मीडिया ने उनसे सवालात पूछे तो वो एग्रेसिव हो गए, इरिटेट हो गए कई जगहों पे। और फिर एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो है वो जलती पे घी का वो काम किया, उसने पेट्रोल डाला। वो हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया एक टाइम पे, उन्होंने कहा कि कौन आगा, कैसा आगा, वो कौन है। तो ये जो लोगों के सेंटिमेंट्स है ना, तो उनपे बड़ा ये टच किया। बाद में उनसे हो सकता उनको सुनने में उस वक्त, क्योंकि शोर गुल होता है उस वक्त, तो उस वक्त सुनाई ना दिया हो, लेकिन उन्होंने वो सुना, और जब उन्होंने रिएक्ट किया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप कोई इस तरह की बात कर देते हैं और बिना सोचे समझे बात करते हैं, तो वो आपकी पार्टी कैडर पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो आपकी सीट पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी इफेक्ट पड़ता है। और जो आगा सईद रूहुल्लाह हैं, उन्होंने बेसिक जो मुद्दे थे, जो जायज डिमांड्स थी लोगों की, वो उठाई, और उसको लेके इंटरनली सीएम और आगा से एक मेंबर पार्लियामेंट के दरमियान आपस में कुछ चीजें चल रही थी, जिस पे जो बाकी के पार्टी लीडरान थे उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, उनको इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। और उस टाइम, जिस टाइम सारी कंपेनिंग हो रही थी, सब चीजें चल रही थी, लेकिन यहाँ पर अंडर एस्टिमेट भी किया गया कि
हम बिना आगा सईद रुल्ला के ये बडगाम की सीट जीत सकते हैं या जीत ले, उसको साइडलाइन ही रखा गया और बिल्कुल एक तरफ एक किनारे कर दिया गया उनको, बिल्कुल वो नहीं आते तो नहीं आए, क्या बोलते हैं। तो वो चीजें जो इस तरह की बयानबाजी हुई, तो ये लोग इस चीज को नोटिस करते हैं और उसी का बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है जो है। बिल्कुल। इस बीच हमारे कई ऐसे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और कुछ व्यूअर शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारा सवाल आप बातचीत में नहीं उठा रहे हैं। देखिए, अब एक एक करके हम सबके सवालात तो नहीं उठा सकते हैं। एक अमीन हमारे कोई व्यूअर है, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि आपने हमारा सवाल इस डिस्कशन में नहीं उठाया है। आगा रुहुल्ला से मुतालिक और कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉइज हैं उनसे मुतालिक उनका सवाल है। तो अमीन साहब, आप आपको बता दें कि आपका बहुत इस्तकबाल है। आप सवाल किया, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है। लेकिन हर किसी के सवाल हम नहीं उठा सकते हैं और जो एक जैसे सवाल होते हैं तो उसमें सबका सवाल एक तरह से शामिल हो जाता है। यहाँ पर शौकत जी शौकत, ये जो हमारे व्यूअर है जिन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की बात की, मुझे लगता है शायद ये लेट जुड़े। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है और रिजर्वेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, रेगुलराइजेशन का मसला पीएचई 60-70 हजार पीएचई और बाकी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स हैं जिनके साथ वादा किया गया है कि हुकूमत आते ही उनका जो है मसला होला जो वो परमानेंट हो जाएंगे। तो ये 60-70 हजार फैमिलीज का मसला है, ये हजारों लोगों का की रोजी रोटी से जुड़ा मसला है। मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि कई लोग जो हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन थे और डेली वेजर्स थे जो वेज बेस पे काम करते थे, कई लोग जो हैं वो महकमे में गुजर भी चुके हैं। इस कई लोगों की रिटायरमेंट भी ऐसी हो चुकी है और कई लोग उनकी एज हो गए और वो अभी तक इंतजार ही एक तरह से करते रहे। बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहता था शौकत साहब की बात। लेकिन इतना तो जरूर है। देखिए इरफान, इतना तो जरूर है, आप दोनों मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि डेली वेजर्स का मुद्दा जम्मू कश्मीर में बहुत पुराना मुद्दा है और इसके लिए सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, इवन कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों तक सरकार में रही, सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। और किसी ने डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल जो मुलाजमीन है उनके साथ, इन लोगों के साथ वादे वफा नहीं किए, सिर्फ वादे किए गए, सिर्फ वादे किए गए, किसी ने वादा वफा नहीं। मुझे लगता है ये एक इतना बड़ा हुर्रा इशू है कि इसमें सब पार्टीज को सही मानों में पार्टी लाइन से ऊपर उठ के कुछ करना होगा, क्योंकि ये एक 100-200 मुलाजमीन का भी मसला नहीं है, ये हज़ारों 50,000 से ज्यादा मुलाजमीन है। 60,000 जी 60,000 में कहीं पढ़ रहा था कि तकरीबन 60,000 जो पीडीडी है उसमें कई सारे ऐसे डेली वेजर या कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन हैं जो बेचारे बिजली तारे ठीक करते करते करंट लगने से फौत हो गए, फिर उनको उनकी जान चली गई, वो अपाहिज हो गए, वो उन जिंदगी भर के लिए वो हैंडीकैप हो गए। तो ये एक इंसानी मसला है, इसको इस पे पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचना होगा हर किसी को। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसको जितनी जल्दी हल किया जाए बहुत अच्छा है। यस, वोट बैंक से ऊपर उठ के सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मुद्दे को भी एक तरह से आगा रुहुल्ला ने उठाया था। एक सवाल यहाँ पर और बड़ा दिलचस्प शौकत आया था, हमारे किसी व्यूअर ने पूछा था कि कहीं कई आगा यहाँ पर खड़े हुए थे, बीजेपी ने भी आगा को उतारा था, एनसी ने भी पीडीपी को, कहीं एक बड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो गया और पीडीपी के हक में जो आगा के नाम पर जो वोट है वो पीडीपी के हक में ज्यादा चला गया हो। तो इस तरह के दिलचस्प सवाल भी हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं। सवाल तो बिल्कुल दिलचस्प है और इस पे मेरे ख्याल से बहुत बहस भी हुई कि आगा वर्सेस आगा है, लेकिन आज का वोटर बहुत होशियार है, वो इससे कंफ्यूज होने वाला नहीं है। उन्होंने उन्होंने एक यंग एंड डायनेमिक जो है वो अपना लीडर चुना है, क्योंकि जो ये आगा थे, लेकिन इनमें से उन्होंने, मुझे लगता है पीडीपी ने सबसे यंग लीडर उतारा है और एग्रेसिव लीडर है, वो काम करने वाले, उन्होंने वो एक सोशल एक्टिविस्ट, हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है जो जिनकी उम्र हो चुकी है और वो फिर जब हम जाएं तो वो भूल ही जाएं कि हमारे कौन सा कार्यकर्ता है ये। तो आज यंग लीडर्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि मैं एक बात यहाँ शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे ऐसे सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पीडीपी की फीमेल कुछ जो वर्कर्स है कैंपेनिंग के लिए गई, तो एक बुजुर्ग शख्स से उससे बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है, यहाँ 3 आगा है, वो भी उनको बोल रही थी। तो उनको बोल रहे थे यहाँ पर 30-40 सालों से एनसी की या मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी की रही है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मसले हल नहीं हुए हैं। तो वो ये करने उस वक्त करने ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि ये यंग है, ठीक है, ये समझते हैं, ये यहाँ के लोकल है। तो मुझे लगता है फैक्टर है वो।
नहीं नहीं, उसका देखिए, जहां पर हम यंग यंग चेहरों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ताजा और बड़ी मिसाल हमारे पास नगरोटा की है। दिव्यानी राणा नौजवान चेहरा थी, और जो युवा वोटर्स थे, नौजवान वोटर्स थे, उनको लुभाने में वो एक तरह से कामयाब हुई हैं। और उनकी बड़ी जीत सिर्फ इसी वजह से नहीं, सिर्फ सिंपैथी वोट दिव्यानी राणा को नहीं मिला, या बीजेपी का वोट नहीं मिला, बल्कि नौजवान वोटर्स, हिंदू मुसलमान सभी वोटर्स ने दिव्यानी राणा को वोट किया है इस बेस पे कि ये नौजवान है, युवा है, जोशीली लीडर है। इस वजह से उन्हें वोट किया है कि ये भविष्य में एक तरह से और फ्यूचर में ये काम करेंगी। हालांकि वहां आपने यहाँ पे जो एक पॉइंट उठाया ना कि हर तबके ने देवयानी राणा को वोट दिया, और मुझे लगता है अभी हम 1 घंटा पहले ही मैं एक बाइट सुन रहा था, एक मुस्लिम शख्स थे जो देवेंद्र राणा रविंद्र राणा की बात कर रहे थे कि उन्होंने किस तरह काम किया। ठीक है, तो वो ये कह रहे थे कि हमने पार्टी को और काम को वोट दिया है। एक मुस्लिम शख्स की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ, मैं भी इस बयान को मैं सुन रहा था जिस वक्त हम लाइव कर रहे थे टीवी पर। आगा रूहुल्ला के कद की अगर हम बात करें शौकत, अब यहां से देखिए आगा रूहुल्ला का कद और बढ़ जाएगा। अभी तक आगा रूहुल्ला अवाम के मुद्दे उठा रहे थे, अभी तक अवाम के लिए वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन अब उनकी पार्टी को भी शौकत यहां से अंदाजा हो जाएगा कि आगा रूहुल्ला को माइनस करके बडगाम, या उसके सिर्फ देखिए बडगाम पे ही आगा रूहुल्ला का कंट्रोल नहीं है, बडगाम से जुड़ी हुई जितने हलके हैं आसपास के, उसे शौकत आप और इरफान बहुत अच्छे से बता सकते हैं, आप लोग कश्मीर से हैं, उन इलाकों पर भी आगा रूहुल्ला की फैमिली और आगा रूहुल्ला का बहुत अच्छा होल्ड है। यानी अगर आगा रूहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसी तरह नाराज रहे या दूरियां रही, तो आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। हुरैरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा रूहुल्ला का जो मसला है अगर थोड़ा ज्यादा संजीदगी से पहले से डील किया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। ठीक है, तो मुझे लगता है अब उनको अब वो उनका काज चूंकि और बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से एनसी हारती है, अभी तो ऐसा लग भी रहा है क्योंकि लीड बढ़ रही है पीडीपी की, तो मुझे लगता है कि उनकी डिमांड्स, उनकी वैल्यू मजीद कुदरती तौर पे बढ़ जाएगी और एग्रेसिवली अपनी बात रखेंगे और एनसी को उनके साथ कुछ करना चाहिए। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, और उसमें मियां अल्ताफ और आगा रूहुल्ला की बात हुई, तो उमर अब्दुल्ला बिल्कुल मुंह बनाकर बोलते हैं, अरे कौन आगा रूहुल्ला, उनका और मियां अल्ताफ से कहां मुआवजा, इस तरह से। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं एनसी और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस हायर लीडरशिप से हुई कि जिसका इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि रूहुल्ला एक रिलीजियस लीडर भी है, और ताजा ही 1 साल पहले ही या 1.5 साल पहले ही वो इतने बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं। आप जहां कैंपेनिंग जाते थे असेंबली में वो आपके साथ रहता था, तो एकदम से वो कुछ नहीं हो जाए तो ये तो आम आदमी भी समझ जाएगा कि ये बात सही नहीं है और इरफान आगा रूहुल्ला ही नहीं, आप देखिए कि मियां अल्ताफ के भी तेवर आपने देखे होंगे, वो भी पार्टी को लेकर नाराज दिख रहे थे, उमर अब्दुल्ला के काम को लेकर नाराज दिख रहे थे। और अब ये कहीं एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलन तो नहीं बन जाएगा आगा रूहुल्ला की तरह से, अब उसके बाद मियां अल्ताफ, क्योंकि वो भी एक बड़ा चेहरा है, मौजूदा एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ये एक चलन बनता जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर? देखिए हुरैरा, मियां अल्ताफ जो है वो एक बहुत बड़ी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी रिलीजियस लीडर माने जाते हैं। ये दोनों लीडर्स जो है रिलीजियस लीडर्स भी हैं। तो आगा सईद रूहुल्ला का कद भी बहुत बढ़ चुका है, वो पहले से बड़ा था। ये हम ये नहीं कहेंगे कि उनका कद बढ़ा है, क्योंकि उनका पार्टी में दोबारा वापस आना, हालांकि उन्होंने छोड़ दिया था, वो नहीं आना चाहते थे, उन्हें लाया गया। किस लिए लाया गया? ताकि वो, क्योंकि देखो एक हार्ड लाइनर होता है, एक पार्टी लाइनर होता है। हार्ड लाइनर अपनी बात से कभी नहीं जाएगा, उसको पता है कि मैंने अगर एक वादा कर दिया तो जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं लोगों के आवाम के सामने नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो एक, जब रिलीजियस लीडर जो होता है तो वो लोगों की ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि आगा सईद रूहुल्ला कुछ वादा करके आए लोगों के साथ और वो पीछे नहीं हट सकते। ऐसा ही केस जो है वो इनके साथ में है, मियां अल्ताफ साहब के साथ में है। इनकी अगर आपस में बातचीत हुई है, उमर साहब की, सीएम की, अगर मियां अल्ताफ के साथ में हुई है, या आगा सईद रूहुल्ला की सीएम साहब के साथ में बात हुई है, तो इनको एक हाई लेवल मीटिंग करके इन चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए था। जहां तक मिसकम्युनिकेशन या गैप रहे
रहेंगे। और जो आगा सईद रूल है और मियां अल्ताफ है, उनको तो पार्लियामेंट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है अपनी स्टेट को। तो यहाँ पर जब वहां पर आपके वादे वफा नहीं हो पा रहे हैं तो लोग कैसे आगा रोहिल्ला की नाराजगी और चुनाव के उपचुनाव ज़िमनी इंतखाबात के शौकत ये नतीजे, इतना तो अब उमर अब्दुल्ला को भी ये मैसेज जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैसेज जाएगा कि वादों से कश्मीर में काम चलने वाला नहीं, आप सिर्फ वादे कर ले और निकल जाए। अब आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं, तभी आप एक तरह से जी इसमें फर्क पड़ेगा बिल्कुल जम्मू कश्मीर की सियासत पर। मुझे लगता है कि ये 2 सीट्स के नताइज ने क्लियर मैसेज दिया है कि भाई काम करो तभी टिक पाओगे, काम नहीं करोगे तो आज का वोटर होशियार है, वो आपको सबक सिखा के ही रहेगा। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अभी तो बहुत से सवाल